साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस जो कोचिंग संस्था है, इनके द्वारा न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग 4 सितंबर 2021 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला इसमें सरकार द्वारा राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, ये शॉर्ट में NLEM कहते हैं, इसमें संशोधन किया गया है। तो इसके बारे में देखें तो सरकार ने प्रस्तावित मूल्य सीमा के लिए सूची के अंतर्गत 39 नई औषधियों को शामिल करने हेतु इस NLEM में अर्थात राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची को संशोधित किया है। यह संशोधन व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली आवश्यक औषधियों के मूल्यों को कम करने हेतु किया गया है। वर्तमान में NLEM अर्थात राष्ट्रीय आवश्यक औषध सूची का वर्ष 2015 का संस्करण प्रचलन में है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ध्यातव्य है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय वर्ष 1996 से NLEM का प्रकाशन कर रहा है और जो अभी का संस्करण है वो 2015 का है। आगे देखें, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के तहत विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार की गई संशोधित सूची स्वास्थ्य मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। तत्पश्चात मंत्रालय जो है वो अंतिम सूची को अधिसूचित करता है। इसके पश्चात सूची को वहनीय औषधियों और स्वास्थ्य उत्पादों पर स्थायी समिति स्टैंडिंग कमेटी ऑन अफोर्डेबल मेडिसिन एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स या शॉर्ट में कहें तो SCAMHP को अग्रेषित किया जाता है। यह जो समिति है वहनीय औषधियों और स्वास्थ्य उत्पादों पर स्थायी समिति, यह समिति यह आकलन करती है कि कौन सी औषधियों के लिए मूल्य के सीमा निर्धारण की आवश्यकता है। ये जो SCAMHP है अर्थात वहनीय औषधियों और स्वास्थ्य उत्पादों पर स्थायी समिति, यह मूल्य नियंत्रण के लिए औषधियों की अनुशंसा स्वतः संज्ञान द्वारा भी अनुशंसा करती है या स्वतः संज्ञान द्वारा भी करने के लिए वर्ष 2019 में नीति आयोग के तहत गठित यह एक समिति है। इससे पूर्व NLEM अर्थात आपका राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची के तहत सभी औषधियों के मूल्यों को सीमा निर्धारण के तहत रखा गया था। वर्तमान में यह SCAMHP अर्थात वहनीय औषधियों और स्वास्थ्य उत्पादों पर स्थायी समिति की अनुशंसाओं के आधार पर चयनित रूप से राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA द्वारा किया जाता है। NLEM जो है इसमें सूचीबद्ध औषधियों और उपकरणों को NPPA नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी द्वारा निर्धारित मूल्यों पर विक्रय किया जाना चाहिए, जबकि गैर अनुसूचित सूची में सूचीबद्ध औषधियों व उपकरणों हेतु अधिकतम 10% की वार्षिक मूल्य वृद्धि की अनुमति है। अब यहाँ पर हम लोग NPPA अर्थात नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी या राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के बारे में बात करें तो इसे अगस्त 1997 में अगस्त 1997 में औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग के संलग्न कार्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि यह जो NPPA है राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, यह आपका स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत नहीं आता बल्कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत आता है। यह औषधियों के मूल्य निर्धारण और वहनीय कीमतों पर औषधियों की उपलब्धता एवं उन तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया एक स्वतंत्र विनियामक है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे क्या याद रखनी है आपको कि ये किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है। आगे बात कर लेते हैं, प्लास्टिक समझौते का शुभारंभ करने वाला भारत प्रथम एशियाई देश होगा। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, इंडिया प्लास्टिक पैक्ट अर्थात IPP को 16वें भारतीय उद्योग परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के वार्षिक संधारणता शिखर सम्मेलन में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया WWF और CII अर्थात भारतीय उद्योग परिसंघ के मध्य सहयोग के रूप में लॉन्च किया गया है इस इंडिया प्लास्टिक पैक्ट को। तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं कि ये जो भारतीय उद्योग परिसंघ है इसकी स्थापना कब की गई थी। आगे चलते हैं, IPP एक महत्वाकांक्षी व सहयोगात्मक पहल है। यह व्यवसायों, सरकारों, शोधकर्ताओं, गैर सरकारी संगठनों अर्थात NGO और अन्य हितधारकों को एक मंच प्रदान करती है। इंडिया प्लास्टिक पैक्ट IPP ने मौजूदा रैखिक प्लास्टिक प्रणाली लाइनर प्लास्टिक सिस्टम को चक्रीय प्लास्टिक अर्थव्यवस्था सर्कुलर प्लास्टिक्स इकोनॉमी में परिवर्तित करने के लिए समयबद्ध लक्ष्य आधारित प्रतिबद्धताएं निर्धारित की हैं।
आईपीपी को वैश्विक स्तर पर अन्य प्लास्टिक समझौतों से संबद्ध किया जाएगा। आईपीपी इंडिया प्लास्टिक पैक्ट को इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य लक्ष्य और महत्वाकांक्षाएं एलन मैकआर्थर फाउंडेशन की नई प्लास्टिक अर्थव्यवस्था के सर्कुलर इकोनॉमी सिद्धांतों के अनुरूप होना है। इसका जो उद्देश्य है, प्रथम प्लास्टिक पैक्ट जो है वर्ष 2018 में यूनाइटेड किंगडम में लॉन्च किया गया था। ये जो इंडिया प्लास्टिक पैक्ट है, इसकी आवश्यकता क्या है? तो देखिए, इसकी आवश्यकता इस प्रकार से है कि भारत वार्षिक रूप से 9.46 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न करता है, जिसमें से 40% जो है वो एकत्र नहीं किया जाता है। इसके अलावा वर्ष 2050 तक प्लास्टिक जनित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 56 गीगा टन से अधिक तक पहुंच सकता है, जो शेष कार्बन बजट का 10 से 13% है। अन्य सरकारी जो पहले की गई हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो पौध परिवहन और मत्स्य पालन से उत्पन्न होने वाली समुद्री प्लास्टिक अपशिष्ट की रोकथाम एवं उससे कम करने के लिए ग्लो लीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। भारत को वर्ष 2022 तक एकल उपयोग प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध आरोपित किया गया है। ठीक है, 2022 तक का टारगेट है। और यहाँ ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि ग्लो लीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो यह पौध परिवहन और मत्स्य पालन से उत्पन्न होने वाले समुद्री प्लास्टिक अपशिष्ट की रोकथाम से संबंधित है या उसे कम करने से संबंधित है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 विशिष्ट एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को प्रतिबंधित करते हैं। प्लास्टिक हैकाथॉन 2021 अभियान का आयोजन भी किया गया था। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्ति मामले में प्रक्रिया के दुरुपयोग के आधार पर पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को अस्वीकृत कर दिया है। देखिए, उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पुलिस महानिदेशक डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की भागीदारी के बिना स्वयं ही उसकी नियुक्ति करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पर विचार करना अस्वीकृत कर दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस आधार पर आदेश को चुनौती दी थी कि पुलिस राज्य सूची का विषय है और समिति का गठन करने के लिए यूपीएससी को प्रदान की गई शक्ति जो है वो शासन के संघीय ढांचे को कमजोर कर रही है। इससे पूर्व उच्चतम न्यायालय ने पुलिस सुधार वर्ष 2006 में प्रकाश सिंह वाद का निर्णय, जिसमें वर्ष 2018 में संशोधन किया गया, तो उच्चतम न्यायालय ने पुलिस सुधार पर एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए यह आदेश दिया था कि राज्यों को डीजीपी पद के उम्मीदवारों के नाम यूपीएससी को प्रेषित करना आवश्यक है। यूपीएससी द्वारा वरिष्ठता, अनुभव, सेवा रिकॉर्ड और अन्य मानदंडों के आधार पर योग्य नामों में से 3 उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। इसके पश्चात राज्य सरकार द्वारा शीर्ष 3 उम्मीदवारों में से किसी एक का चयन किया जाता है, किंतु नियुक्ति किए जाने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम 6 माह की सेवा अवधि जो है वो शेष होनी चाहिए। ऐसे ही व्यक्ति को आप नियुक्त कर सकते हैं। प्रकाश सिंह और अन्य बनाम भारत संघवाद जो था उसके बारे में बात करें तो न्यायालय ने पुलिस प्रणाली में गहराई तक स्थापित हो चुकी समस्याएं जैसे कि पुलिस का राजनीतिकरण, जवाबदेही तंत्र का अभाव और प्रणालीगत कमजोरियों का निराकरण करने के उद्देश्य से 7 निर्देश जारी किए। इन 7 को अभी हम लोग देख लेते हैं। यह सर्वविदित है कि इन उल्लिखित समस्याओं के परिणाम स्वरूप पुलिस के प्रदर्शन में गिरावट आई है एवं आम नागरिकों के बीच पुलिस व्यवस्था के प्रति असंतोष व्याप्त है। अब जो उद्देश्य हैं उनको यहाँ पर देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के जो 7 निर्देश हैं, पहला, राज्य सुरक्षा आयोग का गठन किया जाए। दूसरा, डीजीपी को 2 वर्ष का निश्चित कार्यकाल प्रदान किया जाए। एसपी और एसएचओ के लिए 2 वर्ष का कार्यकाल निश्चित किया जाए। जांच, अन्वेषण एवं कानून व्यवस्था के कार्यों को पृथक किया जाए, मतलब जांच और अन्वेषण कोई और करे, कानून व्यवस्था कोई और देखे। पुलिस स्थापना बोर्ड का गठन किया जाए। राज्य और जिले स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण स्थापित किए जाएं और साथ ही केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग का गठन किया जाए। आगे चलते हैं। भारत वैश्विक ग्रीन हाइड्रोजन हब बनने के लिए तैयार है। तो देखिए, इन्वेस्ट इंडिया और पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री PHDCCI की पर्यावरण समिति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2021 भारत के हाइड्रोजन इकोसिस्टम को मजबूत करना, इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट ICS 2021 पावरिंग इंडियाज हाइड्रोजन इकोसिस्टम आयोजित किया गया। इस दौरान ग्रीन हाइड्रोजन के लिए भारत के भौगोलिक लाभ एवं क्षमताओं को रेखांकित किया गया है। भारत द्वारा हाइड्रोजन 212 या 212
का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन 212 ये है क्या। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन लागत $2 प्रति किलोग्राम से कम होगी। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? ग्रीन हाइड्रोजन को किसी नवीकरणीय स्रोत जैसे कि सौर फोटोवोल्टिक या पवन टरबाइन के द्वारा जो उत्पादित विद्युत होती है, तो नवीकरणीय स्रोत द्वारा उत्पादित विद्युत धारा का उपयोग करके जल के विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। हाइड्रोजन सर्वाधिक स्वच्छ ईंधनों में से एक है। इसका वायु में दहन करने पर उपोत्पाद अर्थात बाई प्रोडक्ट के रूप में केवल जल उत्पन्न होता है और कोई कार्बन आधारित उत्सर्जन मुक्त नहीं होता है। इसके संभावित अनुप्रयोग एप्लीकेशन में परिवहन, स्थायी विद्युत जैसे बैकअप पावर यूनिट और वहनीय अनुप्रयोग जैसे उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, मनोरंजक उपकरण आदि शामिल हैं। भारत में इस दिशा में किए गए जो उपाय हैं या प्रयास उनकी बात करें तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा रोडमैप का प्रवर्तन किया गया है। वर्ष 2020 में दिल्ली हाइड्रोजन युक्त सीएनजी के साथ बसें संचालित करने वाला भारत का प्रथम शहर बन गया था। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा लेह में हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित बस परियोजना आरंभ की जाएगी। राष्ट्रीय जल विज्ञान पोर्टल लॉन्च किया गया है तथा इसके सामने जो चुनौतियां उनकी बात करें तो उच्च उत्पादन लागत, भंडारण में कठिनाई, हाइड्रोजन की अत्यधिक ज्वलनशीलता, निम्न मांग के कारण उत्पादन क्षमता के विकास में बाधा इत्यादि। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन होते हैं कितने टाइप के होते हैं? कुल 8 प्रकार के यहाँ बताए गए, तो 8 प्रकार को देख लेते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? यह जल विद्युत, पवन और सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत का उपयोग करके जल के विद्युत अपघटन द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन है। ठीक है, इसमें अब अगला जो है टर्क्वाइज क्या है? हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय मीथेन पायरोलिसिस के तापीय विखंडन द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन, ठोस कार्बन का उत्पादन होता है इसमें। येलो हाइड्रोजन में क्या होता है? ग्रिड से प्राप्त विद्युत का उपयोग करके विद्युत अपघटन द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन में क्या होता है? धूसर या भूरे रंग का ऐसा हाइड्रोजन जिसकी कार्बन डाइऑक्साइड प्रच्छादित या पुनः प्रयोज्य हो। पिंक, पर्पल, रेड हाइड्रोजन ये क्या होता है? यह परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत अपघटन द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन को पिंक, पर्पल या रेड हाइड्रोजन कहते हैं। ब्लैक या ग्रे हाइड्रोजन स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग का उपयोग करके प्राकृतिक गैस से निष्कर्षित हाइड्रोजन होता है। व्हाइट हाइड्रोजन औद्योगिक प्रक्रियाओं को उपोत्पाद अर्थात बाई प्रोडक्ट के रूप में उत्पादित हाइड्रोजन। ब्राउन हाइड्रोजन जीवाश्म ईंधन से निष्कर्षित हाइड्रोजन आमतौर पर गैसीकरण का उपयोग करके कोयले से निष्कर्षित की जाती है। आगे चलते हैं। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल ALUAV के लिए एक परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जो यह ALUAV है अर्थात अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो है एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इसके लिए परियोजना समझौता रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव DTTI के अंतर्गत ये शामिल है। ये जो समझौता है ये जो आपका रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल है, इसके तहत परियोजनाओं की 2 श्रेणियां होती हैं। पहला उद्योग से उद्योग जो परियोजनाएं होती हैं, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री परियोजनाओं से संबंधित जिन्हें निर्यात लाइसेंस द्वारा सुगम बनाया गया है, दूसरा है वे परियोजनाएं जिन्हें परियोजना समझौतों प्रोजेक्ट एग्रीमेंट अर्थात PA के माध्यम से अंतिम रूप प्रदान किया गया है। जो ALUAV है एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए PA अर्थात परियोजना समझौते या प्रोजेक्ट एग्रीमेंट अनुसंधान, विकास, परीक्षण और मूल्यांकन, इसको इंग्लिश में कहें तो रिसर्च, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन या शॉर्ट में RDT&E समझौते के तहत आरंभ की गई दूसरी श्रेणी की एक परियोजना है। ठीक है, दूसरे श्रेणी की। देखिए ऊपर हमने श्रेणी की बात कर ली थी। पहला आपका क्या है? उद्योग से उद्योग, दूसरा परियोजनाएं। तो ये दूसरे श्रेणी की परियोजना है। इसे प्रथम बार जनवरी 2006 में हस्ताक्षरित किया गया था और जनवरी 2015 में नवीनीकृत किया गया था। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका रक्षा संबंध की यदि बात करें तो वर्ष 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को एक प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में नामित किया गया था। इसे वर्ष 2018 में स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टियर 1 के दर्जे तक उन्नत कर दिया गया था। रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच 2+2 संवाद आयोजित किया जाता है।
भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के 4 मूलभूत रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के 4 मूलभूत रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन कौन से? पहला, सैन्य सुरक्षा के आदान प्रदान पर वर्ष 2002 में जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट GSO MIA, इसको आप जैसा भी उच्चारण करना चाहें आप शॉर्ट में कर सकते हैं। दूसरा, वर्ष 2016 में एक दूसरे के सैन्य अड्डों का उपयोग करने के लिए लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट लिमोआ, ठीक है, ये हो। तो चारों के नाम याद रखिएगा। तीसरा है दोनों सेनाओं के मध्य अंतर सक्रियता और भारत को उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी के विक्रय के लिए वर्ष 2018 में कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट कोमा काशा या कॉम कौशा कह सकते हैं। चौथा है उच्च स्तरीय सैन्य प्रौद्योगिकी, रसद और भूस्थानिक मानचित्रों को साझा करने के लिए वर्ष 2020 में बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट BECA या बेका कह सकते हैं। तो चारों याद रखिए किसमें भारत जो है सम्मिलित है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग पूर्वी आर्थिक मंच के बारे में, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। तो देखिए, छठे पूर्वी आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भारत और रूस के मध्य प्रत्येक समय सुदृढ़ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख किया है। अब हम लोग हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि पूर्वी आर्थिक मंच के बारे में। तो वर्ष 2015 में कब स्थापित हुआ? 2015 में पूर्वी आर्थिक मंच व्लादिवोस्तोक रूस में प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो हर साल ये रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित किया जाता है और ये इस बार छठा संस्करण था क्योंकि 2015 में इसको स्थापित किया गया था। यह रूस के सुदूर पूर्व के आर्थिक विकास की दिशा में कार्य करता है, साथ ही विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करके एशिया प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विस्तार को में मदद करता है। वर्ष 2019 में भारत ने इसी मंच से अपनी एक्ट फॉर ईस्ट नीति को आरंभ किया था। इस नीति में इस संसाधन समृद्ध क्षेत्र के विकास के लिए $1 बिलियन लाइन ऑफ कंट्रोल की घोषणा की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है आपका हंसा न्यू जनरेशन विमान के बारे में, या इंग्लिश में हंसा न्यू जनरेशन एयरक्राफ्ट। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं, नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज NAL जो कि बेंगलुरु में स्थित है, बेंगलुरु द्वारा हाल ही में डिजाइन एवं विकसित हंसा NG विमान ने सफलतापूर्वक अपनी प्रथम उड़ान भरी है। ऑल कंपोजिट हंसा NG को वर्ष 2000 में नागर विमानन निदेशालय DGCA द्वारा ज्वाइंट एविएशन रिक्वायरमेंट वेरी लाइट एयरक्राफ्ट JRA-BLA श्रेणी के तहत प्रमाणित किया गया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी IGRUA ने प्रायोगिक प्रशिक्षण के लिए हंसा NG के प्रेक्षक ग्राहक के रूप में CSIR NAL के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। CSIR NAL मतलब क्या हो गया? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला। आगे बात कर लेते हैं हम लोग क्रय प्रबंधन सूचकांक परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI के बारे में। तो हाल ही में जारी किए गए PMI ने विगत 18 महीनों में सेवा गतिविधियों में सर्वाधिक तीव्र प्रतिक्षेप तथा रीबाउंड को प्रदर्शित किया है। PMI एक सर्वेक्षण आधारित माप है। इसमें प्रत्यार्थियों से एक माह पूर्व से कुछ प्रमुख व्यवसायिक चरों के संबंध में उनकी मौजूदा धारणाओं में होने वाले परिवर्तन को लेकर प्रश्न किए जाते हैं। इसकी गणना विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों के लिए पृथक पृथक की जाती है मतलब विनिर्माण के लिए अलग और सेवा क्षेत्र के लिए अलग की जाती है। तत्पश्चात एक संयुक्त सूचकांक का निर्माण किया जाता है। जो हाल ही में जारी किया गया है वो सेवा क्षेत्र के बारे में है। PMI जो है, PMI आपका परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ये 0 से लेकर के ये 0 से 100 तक संख्याएं इसमें होती हैं। 50 से ऊपर जब PMI होता है तो इस विस्तार को प्रदर्शित करता है। तो 50 से ऊपर यदि PMI है इंडेक्स है तो वो विस्तार को प्रदर्शित करता है, और 50 से नीचे PMI है तो ये संकुचन को दर्शाता है। जबकि PMI जो है यदि 50 है पर स्थिरता है तो ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ऐसा प्रदर्शित करता है। PMI परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो है आंकड़ों को जापानी संस्था निक्केई द्वारा प्रकाशित तथा मार्केट इकोनॉमिक्स द्वारा संकलित एवं निर्मित किया जाता है।
आगे बढ़ते हैं, अगला है शक्ति। भारत में पारदर्शी ढंग से कोयले के दोहन एवं आवंटन की योजना, स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया, या शक्ति स्कीम। तो देखिए याद रखिएगा, शक्ति स्कीम किससे संबंधित है? तो कोयले से संबंधित है, ये कोयले के उत्पादन से। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने शक्ति योजना के तहत विद्युत उत्पादन केंद्रों को एक की बजाय 3 पृथक पृथक नीलामी विंडो के माध्यम से ईंधन खरीदने की अनुमति प्रदान की है। इसका महत्व क्या है? इससे उत्पादकों को उनकी ईंधन खरीद और विद्युत की बिक्री की योजना के निर्माण हेतु लचीलापन प्राप्त होगा। शक्ति योजना के बारे में यदि बात करें तो इसे वर्ष 2018 में उन तनावग्रस्त विद्युत इकाइयों को कोयला उपलब्ध कराने के लिए आरंभ किया गया था जो कोयले की आपूर्ति के अभाव से ग्रसित थे। इस प्रकार यह विद्युत संयंत्रों को तनाव से बाहर निकालने में मदद करती है शक्ति योजना। अगला है आपका नई मिथिनेशन प्रौद्योगिकियों का पहली बार प्रयोग। बायोमेथिनेशन एक जैविक प्रक्रिया है। इसके द्वारा कार्बनिक पदार्थों को अवायवीय परिस्थितियों में सूक्ष्म जीवियों की सहायता से बायोगैस में परिवर्तित किया जाता है। इसका महत्व क्या है? इसका उपयोग बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन के साथ साथ ऊर्जा उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है। प्रस्तुत की गई जो नई प्रौद्योगिकियां हैं उनकी बात करें तो एनारोबिक गैस लिफ्ट रिएक्टर स्थापित करने में सरल और उच्च बायोगैस का उत्पादन। इसके अतिरिक्त नैनो फिल्ट्रेशन सेटअप प्रौद्योगिकी है जिसमें संदूषकों से मुक्त उत्तम गुणवत्ता युक्त जल के उत्पादन में ये कुशल है। अगला है विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2020-22। तो याद रखिएगा यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की रिपोर्ट की इस वर्ष की जो थीम है द वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, सोशल प्रोटेक्शन एट द क्रॉस रोड्स इन परस्यूट ऑफ अ बेटर फ्यूचर, ये थीम है। मुख्य निष्कर्ष इसे क्या है? वर्तमान में वैश्विक आबादी के केवल 47% लोगों को ही कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त है। केवल 47 मतलब आधे से भी कम। कोविड-19 महामारी ने उच्च और निम्न आय स्तर वाले देशों के मध्य सामाजिक सुरक्षा अंतराल को प्रकट किया और इसे बढ़ा दिया है। वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय असमानताएं व्याप्त हैं। अगला है थार रेगिस्तान में डायनासोर प्रजातियों के पदचिन्ह मिले हैं। तो राजस्थान के जैसलमेर जिले में, कहाँ पे? राजस्थान के जैसलमेर जिले में के थार रेगिस्तान में 3 डायनासोर प्रजातियों के पदचिन्ह मिले हैं। प्रारंभिक जुरासिक काल संबंधित ये तीनों प्रजातियां जो हैं वो क्या थी? मांसाहारी थी। थार मरुस्थल जो है विश्व की 18वीं सबसे बड़ी उपोष्णकटिबंधीय मरुभूमि है। साथ ही यह सबसे अधिक जनसंख्या वाली मरुभूमियों में से एक है क्योंकि राजस्थान की 40% मानव आबादी थार रेगिस्तान में निवासित है। यह सतलज नदी तक विस्तारित है तथा विशाल कच्छ के रण, आरावती पर्वत और सिंध नदी से घिरा हुआ है। अगला है सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में बात करें तो पहले जापान के बारे में बात करते हैं। हाल ही में जापानी प्रधानमंत्री ने अपने राजनीतिक दल के नेतृत्व के चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की है, जिसका अर्थ है कि वे प्रधानमंत्री पद का त्याग कर देंगे। जापान को निप्पान या उगते हुए सूर्य की भूमि भी कहा जाता है। प्रमुख जल निकाय की बात करें यहाँ पे तो जापान सागर, यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, ये आपका जापान सागर है जिसे ईस्ट सी भी कहते हैं, ईस्ट सी कहते हैं। ओखोष्टक सागर, ये आपका ओखोष्टक सागर है यहाँ पे। इसके अलावा पूर्वी चीन सागर आदि भी यहाँ पर स्थित हैं। आगे इसमें देखते हैं, एक सेकंड। प्रमुख द्वीप समूहों की बात करें तो यह 4 मुख्य द्वीपों के रूप में है। आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें होकैंडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, ठीक है। ये क्रम याद रखिएगा, ये इस पर कई बार प्रश्न पूछा गया है। इन चारों में से जो सबसे बड़ा द्वीप है, जो सबसे बड़ा है वो आपका कौन सा है? होन्शु। सबसे पहले होकैंडो है, फिर होन्शु। जो होन्शु वाला है वो आपका सबसे बड़ा है, द्वीप है और मुख्य आर्थिक केंद्र भी है। अगला है इजराइल के बारे में, सीरिया के बारे में बात कर लें तो हाल ही में इजराइल ने सीरियाई भूमि से सक्रिय ईरान समर्थित विद्रोहियों से निपटने के लिए सीरिया पर हवाई हमले किए हैं। प्रमुख जल निकाय की यदि यहाँ बात करें तो सीरिया जो है, यहाँ मैप में आप देख सकते हैं, सीरिया जो है वो भूमध्य सागर, ये आपका भूमध्य सागर है कि पूर्वी सीमा पर स्थित है। इसके अतिरिक्त यूफ्रेटस या फरात, ये जो है तुर्की के पर्वतों से उद्गमित होने वाली नदी का नाम है। जो यूफ्रेटस या फरात नदी है ये सीरिया की एक प्रमुख नदी है तथा बलिख और खाबर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। सीमावर्ती देशों की यदि बात करें सीरिया के तो आप यहाँ मैप में देख सकते हैं
तुर्की जो है उत्तर में है, इराक पूर्व में है, जॉर्डन दक्षिण में है, और आपका पश्चिम साइड में आप देखें तो यहाँ पे लेबनान और इजराइल है। श्रीलंका की बात करें श्रीलंका के बारे में, तो विदेशी मुद्रा भंडार संकट और बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण श्रीलंका ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। यहाँ के प्रमुख जल निकाय की बात करें तो एडम्स ब्रिज यहाँ पे है, जिसे राम सेतु भी कहा जाता है। इसके अलावा मन्नार की खाड़ी, जो एडम्स ब्रिज है, ये मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य को पृथक करती है। इधर आपका मन्नार की खाड़ी है और इधर ये पाक जलडमरू मध्य है। इसी को ये पृथक करने का कार्य करती है राम सेतु या एडम्स ब्रिज। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा को छोड़कर अन्य सभी प्रमुख नदियां श्रीलंका की मध्य उच्च भूमि से अरीय प्रतिरूप में प्रवाहित होती हैं। अनूठी विशेषता इसकी है कि श्रीलंका से गुजरने वाले अक्षांश जो हैं वो लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार तथा मालदीव द्वीप समूह से भी होकर के गुजरते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।